करते हैं पापा? वेटर काम। वेटर का काम करते हैं, मतलब पार्टी उटी में जाते हैं। तुम पढ़ाई करती हो? बिरसा शिक्षण निकेतन। कौन क्लास में? 1B। अच्छा, ये सर अच्छे हैं, पढ़ाते हैं तुम लोग को? हाँ हाँ। क्या करोगे बड़ा होकर पढ़ के? टीचर। टीचर बनोगे? कहाँ पढ़ाई करती हो? बिरसा शिक्षण निकेतन स्कूल में। यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है? यस। क्या करते हैं पापा आपके? काम। क्या काम? दारू बेचते हैं। पुलिस। पुलिस? क्या करोगे पुलिस बन के? मारेंगे। बदमाश लोग को। क्या करेंगे बड़ा होकर? टीचर बनेंगे। अब पापा क्या करते हैं? पापा गाड़ी चलाते हैं। कौन गाड़ी? वो आंटी लोग का। क्या नाम है बाबू आपका? माय नेम इज कृतिका उरांव। अच्छा, कृतिका, क्या करते हैं पापा आपके? सर ढलाई का काम। ढलाई, जो बिल्डिंग उल्डिंग बनता है ना? यस सर। आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? यस सर। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैम सर 2A। 2A में पढ़ते हैं। और कौन स्कूल? बिरसा शिक्षण निकेतन। यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है? यस सर। क्या करेंगे बड़ा होकर? मैम सर पुलिस बनेंगे। हाँ? पुलिस बनेंगे। पुलिस बनेंगे? और पुलिस बन के क्या करेंगे? चोर लोग को मारेंगे। आज जहां शिक्षा एक व्यापार बन चुका है, वैसे में राजधानी रांची में पिछले करीब 1982 से सेवा का मिसाल पेश कर रहे हैं डॉक्टर केपी देव। क्या है, बातचीत करेंगे डॉक्टर केपी देव से। दादा, आप बंगाल के रहने वाले हैं, रांची कैसे पहुँचे और क्या मन में लगा कि यहाँ रहकर अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षित किया जाए, समाज में अपना योगदान किया जाए? ये सेवा भावना कहाँ से आई आपके अंदर? मैंने 1982 में आईसी एग्जामिनेशन दे के मेरा बड़े भाई एचईसी का सिविल इंजीनियर अनिल प्रसन्न दे के साथ घूमने आए थे और तत्पश्चात एचईसी क्वार्टर से जगन्नाथपुर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने क्रम में जगन्नाथपुर बस्ती का स्थिति देखकर मेरा मन उद्वेलित हुआ, जो कि अफ्रीका जंगल में जिस प्रकार बहुत गरीबी अशिक्षा किताब में पढ़ते थे, उससे भी भयंकर स्थिति जगन्नाथपुर बस्ती में मिला। और जो लोग उस समय शिक्षा का अभाव और साथ साथ पीने का आदत, मेल फीमेल और मेल पर्सन तो यहाँ काम ही नहीं करते थे, उस भयंकर स्थिति देखकर मेरा मन उद्वेलित हुआ। और उसी दिन मैंने मन में ठान लिए जे इस बस्ती में रह के यहाँ का शिक्षा, चिकित्सा और सेवा का काम करेंगे। और इसमें मेरा बड़े भाई को इस सूचना दिए, लेकिन घर से इस गंदा बस्ती में रहने का परमिशन नहीं मिला। 6 महीना तक पूरा प्रयास करने के बाद घर से ही परमिशन मिला, अगर इसी खराब जगह में आप रहिएगा तो घर से किसी प्रकार का सहयोग। आप ऐसे रहने वाले पश्चिम बंगाल के वर्धमान के? तो मैंने भैया लोग से ये अनुमति मिल गया कि आप रह सकते हैं, लेकिन घर के तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो हमने ठान लिया कि हर स्थिति बर्दाश्त करके भी यहाँ पर हम आए, होम्योपैथी डॉक्टरी पढ़ाई किए और साथ साथ शिक्षा चिकित्सा में अपने तरफ से काम में लगे। और मेरा डॉक्टरी इतना चलने लगा कि पैसा नहीं मांगने से भी पैसा का बाहर आता था। और इतना नाम हो गया कि एनिमल लेबोरेटरी जो भारत का सबसे नामी कंपनी, उस कंपनी का एजेंसी भी हमको मिल गया और पूरा समाज हमको फेमस डॉक्टर का रूप में परिणत कर दिया। हमने उस देखे कि चिकित्सा से समाज का विकास नहीं हो सकता है, तो हमने शिक्षा की ओर ढल गए और 82 से 92 तक पूरा डॉक्टरी के साथ शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास किए। और 92 के बाद हमने डॉक्टरी त्याग देकर शिक्षा में आए और ग्रामवासी का सहयोग,
शुरू में तो विरोध, बहुत ही विरोध, काफी विरोध हुआ होगा आपका। हाँ, यहाँ पर सभी दीवार तोड़ देते थे। पढ़ाई में बहुत सारा अत्याचार बर्दाश्त करना पड़ता था, जो कि किसी को बोलना बहुत मुश्किल था। और मेरा इनकम मात्र 5 रुपया था और 2 दाना चूड़ा खा के हमने बिताए। और स्कूल बनाने का क्रम में रात भर मिट्टी काटे, रात भर दीवाल दिए, प्लास्टिक का टांग के स्कूल। HEC का सामुदायिक विकास विभाग से एक रूम था खपड़ा का, उसके बाद अपने हाथ से सब कुछ बनाए। धीरे धीरे पब्लिक में परिवर्तन आया और आज का स्थिति है पूरा ग्रामवासी सहयोग करते हैं, पूरा समाज सहयोग करते हैं। शिक्षा के साथ यहाँ निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर, प्रतिदिन फ्री में चिकित्सक सेवा दिया जाता है। अच्छा दादा, जब आपने इस सेवा की शुरुआत की थी, जैसा कि आपने बताया कि एक पेड़ के नीचे मात्र 4 बच्चों को लेकर आपने पढ़ाई का यह पाठशाला शुरू किया और आज जो यह सिलसिला है वो करीब 600 के करीब हो गया, यानी कि 600 बच्चे हैं। सोचा था कभी आपने? हमारा सिर्फ प्रयास ही था समाज में शिक्षा लाना। स्कूल में बच्चा का संख्या के लिए हम कभी नहीं सोचे, आज भी नहीं सोचते हैं। मेरा प्रयास रहता है यहाँ का बच्चा ऐसा शिक्षित हो ताकि आसपास स्कूल इसको गोद ले ले, बा उसके पढ़ाने का झुकाव हो जाए। आज उस स्थिति है। सभी स्कूल, साधारण सभी स्कूल मेरा पास आते हैं, आपका 5 के बाद मेरा पास बच्चा भेजिए। सभी ऑफर करते हैं, जो भी आपको ज़रूरत है पूरा करेंगे, मेरा स्कूल में बच्चा भेजिए। और जो भी अभी का समय सामाजिक जो कुछ देने के लिए भी उत्साहित होते हैं, जी आपको ही देंगे, आप बच्चा भेजिए। लेकिन हम इस लालच, अच्छा, इन चीज़ों को देखकर मन में तकलीफ होता है कि आप जो है आपने अपना पूरा जीवन जो है वो इस काम में लगा दिया, सेवा में लगा दिया। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं लेकिन झारखंड आकर बस गए सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाने के लिए और इस पूरे मोहल्ले को जो है वो सुधारने के लिए। तो तकलीफ़ लगता है जब आज आप देखते हैं कि पूरी तरह से शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है। आप देखिए मार्च का महीना शुरू हुआ है, एडमिशन शुरू हो रहे हैं, बच्चों के किताब में अभिभावकों को 8-8, 10-10 हज़ार रुपये जो है वो नर्सरी, LKG और 1 के कक्षा के किताब में खर्च करने पड़ रहे हैं। तो तकलीफ़ होता है। मेरा तो इसमें बहुत सारा तकलीफ़ होता है, क्योंकि किताब वाला भी हमको आके बोलते हैं कि आप पुराना ज़माना में चल रहे हैं, आप परिवर्तन कीजिए। तो हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों जो पहले पढ़े हैं उस पुराना बच्चा से पढ़े तो उसको शिक्षा मिल सकता है। मेरा 100% प्रयास रहता है कोई पुस्तक परिवर्तन नहीं हो, एक्सेप्ट परिवर्तन उस समय करना पड़ता है जो कंपनी किताब ही बदल देते हैं। और इसमें बहुत ही दुख की बात है, समाज में शिक्षा का व्यापारीकरण समाज के लिए अभिशाप है। अगर समाज शिक्षित होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, समाज शिक्षित होंगे देश का तरक्की पूरा विश्व में आगे होंगे। समाज शिक्षित होंगे उसको सामूहिक विकास उसी में होता है। लेकिन व्यवसायीकरण से सिर्फ आर्थिक स्थिति जिसका मजबूत होता है उसी का बच्चा आगे जा सकता है, जिसका स्थिति मजबूत नहीं है वो आगे नहीं जा सकता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारा समाज हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप जो सेवा कार्य कर रहे हैं उसमें ज़रूरतमंदों को कपड़ा देना हो, भोजन देना हो, दवा देना हो, स्कूल की पढ़ाई हो रही है, इन बच्चियों को जो है वो आप संगीत की भी पढ़ाई करा रहे हैं। क्या क्या जो है वो सुविधाएं आप दे रहे हैं? मेरा सुविधा ग्रामवासी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा देते हैं। प्रतिदिन लाइब्रेरी का गठन किया है, अभी 30,000 से ऊपर बुक है, जो भी पढ़ना चाहे घर ले जाना चाहे मिल सकता है। वस्त्र का कलेक्ट करते हैं, नया पुराना दोनों प्रकार, उसमें स्थिति का अनुसार उसको वितरण करते हैं। और ज़रूरतमंद खास करके वृद्ध, विधवा, विकलांग को
भोजन का व्यवस्था करते हैं, साथ साथ संगीत शिक्षा निःशुल्क देते हैं ताकि समाज में एक अच्छा माहौल बने और संगीत शिक्षा लेकर ये आगे बढ़े, किसी मंच पर चढ़ेगा उसका मनोबल बढ़ेगा। किसी भी गरीब बच्चा अगर मंच पर चढ़ जाता है तो उसको मनोबल बढ़ता है, तो कहीं पर उसको एडमिशन में असुविधा नहीं होता है, साथ साथ उसको ब्रेन का डेवलप होता है। और समाज में अगर भक्ति गीत, देशभक्ति, भक्ति गीत होता है तो समाज में बहुत सारा सुधार आता है। समाज का कभी ताना सुनने को मिला आपको कि क्या कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बंगाल वर्धमान को छोड़कर कहाँ रांची में झुग्गी झोपड़ी में बस गए हैं? ताना तो शुरू से ही मिलते आ रहा है। ये जीवन का लक्ष्य है। जो व्यक्ति समाज में हट के काम करते हैं उसको ताना मिलना स्वाभाविक है। तो जैसा हम डॉक्टरी करते थे, दिन भर सुबह से रात तक मेला जैसा भीड़ रहता था, तो उस समय दारू पी के गाली देते थे, ये क्या कर रहे हैं। तो आंगनबाड़ी सेविका मुधिरता तिग्गा आके हमने कहा, ये डॉक्टर बाबू आपको गाली दे रहा है, चलिए उन लोग को मारेंगे। हमने कहा जी आप जो लोग गाली दे रहे हैं उन लोग को कहिए। जे डॉक्टर बाबू ने कहा जो सबसे ज़्यादा गाली देंगे उसको इनाम दिया जाएगा। क्यों? आपको गाली देगा आप इनाम दीजिएगा? हाँ, इनाम इसीलिए देंगे कि देखिए वो लोग कितना अच्छा इंसान है, आप उसका बगल में है तो आपको याद नहीं कर रहे हैं, हम दूर में है तो हमको याद कर रहे हैं। यही मेरा आशीर्वाद है ताकि वो हमारा कर्म को याद करते हैं, उसका प्रकृति है, वो नेशा में रहते हैं, उसी का वही भाषा है। और हमारा आशीर्वाद है अगर हम इस झोपड़ी में नहीं रहते तो आज हमको इतना सहयोग करने वाला नहीं मिलता। आज जो खाना बांटते हैं, लॉकडाउन के समय डेली 10,000, 20,000, 30,000 खाना बांटे हैं, तो मदद कहाँ से आया? इस झोपड़ी के कारण मेरा पास मदद आया। और थाली लेके अगर रोड में निकालने वाला नहीं रहेगा हम किसको भोजन कराएंगे। और जब अशिक्षा नहीं रहेगा हम किसको शिक्षा देंगे। जो अगर सभी को वस्त्र खरीदने का क्षमता है तो हम किसको वस्त्र वितरण करेंगे। तो मेरा आशीर्वाद यही है, ताना देने वाला, गाली देने वाला ही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा आशीर्वाद है। इसी से मेरा कर्मों से आगे बढ़ते जाओ। तो आपका मनोबल कभी कम नहीं हुआ? आपको लगा नहीं कि सरकार है, आप जो काम कर रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए, बच्चों के लिए जो स्कूल चला रहे हैं, संगीत की पाठशाला चला रहे हैं, कि उसके लिए सरकार है और सरकार के साथ साथ कई बड़ी निजी कंपनियां भी हैं। आप देखिए बड़े बड़े जो है वो निजी स्कूल हैं जहां पर पढ़ाई होती है, चमचमाता हुआ बिल्डिंग है, एसी वाले लाइब्रेरी हैं। तो आपको नहीं लगा कि उन सब के बीच आप अपने आप को कहाँ रख पाएंगे? मेरा सोच है कि दिखावा में नहीं, कर्म में विश्वास है। और मेरा पास वेलफेयर डिपार्टमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी आके हमको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपको हम गवर्नमेंट से मदद, हम गवर्नमेंट से सहयोग नहीं लेंगे, इसीलिए कि उसका सिस्टम जो है, उसका सिस्टम में कागज कलम का बहुत ज़्यादा है। और जो असली शिक्षा है उस शिक्षा हमसे जितना बन पड़े समाज का सहयोग से
करते हैं। और समाज पहले समय में तो सभी विरोध करते थे, सभी ताना मारते थे, अभी भी ताना मारने वाला है, लेकिन उससे मेरा मनोबल और आगे जाता है। इसीलिए आगे जाता है कि मेरा कर्म को याद तो जरूर करते हैं, तो मेरा कर्म को याद करते हैं। जो रास्ता चलते हैं उसी को चोट लगता है, जो रास्ता नहीं चलते हैं उसको चोट को भी नहीं लगता है। और ताना उसी को मारते हैं जो कर्म करते हैं। चाहे मनुष्य का नियम है, जो व्यक्ति सभी को संतुष्ट करना चाहता है वो किसी को संतुष्ट नहीं कर पाता है। इसलिए कर्म अपना जगह पर है, कर्म अपना कर्म में अपने आनंद है। हम बहुत बड़ा, मेरा पिताजी का 47 एकड़ ज़मीन है, 14 का तालाब है। मेरा पिताजी गवर्नमेंट सर्विस करते थे सेक्रेटरीट में कलकत्ता, पहले का समय ग्रेजुएट आज़ादी का पहले का। और बड़ा भाई MBBS डॉक्टर, मेजला भाई सिविल इंजीनियर, सेकंड भाई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। और मेरा जीजाजी लोग रेलवे में बड़ा बड़ा ऑफिसर है, सभी सर्विस करते हैं। कोई किसी प्रकार का कमी नहीं है। लेकिन हमने तय किए कुत्ता बिल्ली तो भी तो खाना खाते हैं, कुत्ता बिल्ली भी तो एसी में आते हैं, तो हम और कुत्ता बिल्ली में क्या अंतर है? अंतर यही है कि मनुष्यत्व, मनुष्य अगर एक मनुष्य को सहयोग नहीं कर पाए, जिसका जरूरत है उसको सहयोग नहीं कर पाए, तब मनुष्य होना मेरा विचार से शुभ नहीं है। इसी ख्याल से हमने काम करते हैं। ताना मेरा लिए आनंद है, विरोध मेरा लिए आनंद है, क्योंकि सोचते हैं कि अगर खेल हो रहा है, विपक्ष तगड़ा नहीं होता है तो खेल में आनंद नहीं आता है। और इसी विचार से आज समाज में लगभग सभी आदमी, चाहे ऊपर से हो अंदर से हो, सहयोग करते हैं। तब हम यहाँ टिके हुए हैं। तभी हमको गरीब आदमी कोई कपड़ा दे देते हैं। अभी एक छोटा सा मोबाइल दुकान है, उन्होंने 2 पैंट 2 शर्ट जूता खरीद के आज ही ला दिया। अभी मेरा स्टूडेंट 2 साल पढ़ा, हमारा लिए कभी कुछ खाना बना के ला दिया। अच्छा दादा, इतने दशकों से पढ़ा रहे हैं बच्चे को, आपके जो पढ़ाए हुए बच्चे होंगे वो अलग अलग क्षेत्रों में होंगे। पढ़ाई हुआ बच्चा बैंक मैनेजर, पढ़ाई हुआ बच्चा कलकत्ता नेशनल यूनिवर्सिटी का हेड इंजीनियर, सभी क्षेत्र में कम से कम 600 से ऊपर गवर्नमेंट सर्विस है, हजारों प्राइवेट अच्छा काम में है। और साथ साथ सभी सर्विस तो नहीं करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, साधारण काम भी करते हैं। ऐसा स्टूडेंट मिलता है जिस स्टूडेंट 10 दिन पहले ऑटो में चढ़े और रांची गए ओवर ब्रिज में नीचे उतारे, हमने 100 रुपया निकाल के दिए। बोला नहीं सर, आपसे शिक्षा मिला, पैसा कैसे लेंगे? हम पहचाने नहीं, लेकिन हमसे पैसा नहीं लिया। हम आश्चर्य हो गए, बोला भी नहीं है कि हम आपका पास पढ़े, लेकिन सिर्फ यही बोला कि आपसे हम शिक्षा लिए, आप नहीं। हमको एक दिन जरूरत पड़ा लोहाडी जाने का, तो हम तो कभी लोहाडी देखे नहीं है, किधर से जाएंगे? हमको लगा तो विचार आया जे हम ऑटो पकड़ लेंगे, ऑटो वाला को पूछ लेंगे। तो हमने जगन्नाथपुर चौक में गए तो एक ऑटो वाला भेटा हो गया, बोला लोहाडी जाना है, किधर से जाएंगे? बोला चलिए आपको हम बता देंगे किधर से जाना है। तो गप करते करते जा रहे, वो कुछ दूर बाद जाके बोलते हैं कि हम ही आपको ले जाएंगे। तो सीधे लोहाडी लेके चले गए। लोहाडी जाने के बाद हमने 100 रुपया निकाल के उसको दिए। बोला नहीं सर, ये मेरा कर्तव्य बनता है जे
आपसे हम शिक्षा लिए हैं, तो हम बोले कि चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए। अब भगवान उसके पास इतना गाहक दे दिया, पूरा ऑटो भर गया, वो पैसा नहीं लेके चल गया। तो हमको याद आया, ये वही स्टूडेंट है जिस दिन हम जगन्नाथपुर बस्ती में आए थे और हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन उस बच्चा को हम एक शब्द हिंदी सीख के पढ़ाते थे और उसको हम पढ़ा के 7 तक पढ़ाए। और उसका पिताजी ग्वाला थे, मेरिन डीजल में सर्विस करते थे, लेकिन वो एक गाय खरीदा था। हमसे पूछा कि दूध लीजिएगा, तो हम उस समय डॉक्टरी प्रैक्टिस शुरू कर किए थे, हमको कुछ पैसा आ जाता था, तो हम दूध खरीद के दूसरा को पिला देते थे। अब महीना में 22 रुपया का हिसाब होता था। उसका गाय मर गया, तो बाप बेटा में झगड़ा हुआ, जे आप 60 से 22 रुपया नहीं लाए। बेटा बोला नहीं 22 रुपया लाए हैं। तो उसके कारण बाप बेटा में इतना लड़ाई हुआ, जे हमको पीटने के लिए बाहर से आदमी लाया गया, जे 60 से 22 रुपया नहीं लाए। और बेटा बाप को कहा, जे सर को अगर कुछ हो जाएगा आपको गला काट देगी। बाप का इतना गुस्सा हुआ, जे बाप बेटा को मारा। बेटा 3 साल के लिए बाहर में खलासी का काम किया, चाय दुकान में काम किया, लेकिन बाप से हार नहीं माना। जे सर का कुछ हो जाएगा आपको गला काट देंगे। तो दादा घर जाते हैं, अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं कि यही लोग परिवार बन के रहते हैं? घर तो परिवार जाते हैं, परिवार तो यही लोग है। हमारा 2 भैया गुजर गए, हम नहीं जा पाए। सोचते हैं कि कुछ तो करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। ऐसा कि माँ का देहांत में भी एक दिन बाद पहुँचे थे और एको दिन नहीं रहे, और माँ का क्रियाकर्म में भी नहीं पहुँच पाए। सिर्फ यही सोच के जीवन में अगर कुछ पाना है, कुछ देना है, तो कुछ खोना जरूर पड़ेगा। तो इसी विचार से घर से रिश्ता रखते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते हैं। किसी से रिश्ता खराब नहीं करते हैं, घर हो बाहर हो। हम सोचते हैं कि हम अगर घर से रिश्ता खराब करेंगे, हम समाज से रिश्ता कहाँ से बनाएंगे। इसीलिए रिश्ता भर रखते हैं। को भी जाते हैं तो 1 घंटा के लिए, किसी का कोई काम हुआ 1 दिन नहीं रह पाते हैं। जाते हैं, रिश्ता रखते हैं, लेकिन घर के लिए समय। बिल्कुल, धन्यवाद दादा बातचीत करने के लिए हमसे। तो हमारे साथ डॉक्टर केपी डे थे, जो लगातार शिक्षा की अलख पिछले करीब 1982 से राजधानी रांची के जगन्नाथपुर इलाके के इस झुग्गी झोपड़ियों में जला रहे हैं। और इन्होंने यह साबित भी कर दिया है कि अगर सच्चे मन से कोई प्रण लिया जाए, कोई संकल्प लिया जाए, तो बदलाव जरूरी होता है। महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, अगर आप बेहतर काम ईमानदारी से करते हैं तो वो काम भी बड़ा हो सकता है। और आज लोगों के लिए, समाज के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्वरूप जाने जा रहे हैं केपी डे। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।